नमस्कार दोस्तों, 16 अक्टूबर 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखिए, मेंबर्स का स्वागत मैं सुबह की करंट अफेयर्स की वीडियो में ऑलरेडी कर चुका हूँ। सैटरडे है तो ज़्यादा आर्टिकल्स है नहीं, मैं बताता हूँ आपको। पहला आर्टिकल ये जो है, इट्स टाइम टू राइज इन डिफेंस ऑफ बॉलीवुड। शशि थरूर साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है। अब मैं पर्सनली यहाँ पे शशि थरूर साहब के व्यू पॉइंट से एग्री नहीं करता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि शशि थरूर साहब एक्चुअली में कर क्या रहे हैं। शशि थरूर सर अपोजिशन को बिलोंग करते हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। और यहाँ पे शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से बीजेपी पार्टी बॉलीवुड को टारगेट कर रही है। जी हाँ, ये शशि थरूर साहब का यहाँ पे बोलना है। रिसेंटली शाहरुख खान के 23 साल के बेटे आर्यन खान को अरेस्ट कर लिया गया है ड्रग पेडलिंग केस में। न्यूज इतनी ज्यादा वायरल हो रही है कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया चाइना के बीच में युद्ध छिड़ गया हो। इतनी बड़ी न्यूज की तरह इस पर्टिकुलर न्यूज को दिखाया जा रहा है। हर दूसरा इंसान बस यही जानना चाह रहा है कि आर्यन खान के साथ क्या हो रहा है। तो दिस इज द लेवल ऑफ अवर मीडिया, बट ठीक है, वो एक अलग बात है। तो अब यहाँ पे शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आर्यन खान को यहाँ पे टारगेट किया जा रहा है, इससे एक बायस नजर आता है बॉलीवुड के अगेंस्ट। आर्यन खान के पास कोई भी ड्रग्स नहीं मिले हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट फिर भी उसको लगातार टारगेट किया जा रहा है। तो एक प्रकार का वॉर है बॉलीवुड पे। फिर ये रिया चक्रवर्ती का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब सुशांत सिंह राजपूत वाला मैटर हुआ था, वहां पे रिया चक्रवर्ती से पूछताछ बहुत लंबे समय तक चली थी, और फिर कुछ ड्रग स्मगलिंग का केस भी उसमें आ गया था। तो उस रिस्पेक्ट में रिया चक्रवर्ती और कुछ बॉलीवुड के एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं, उनसे यहाँ पे पूछताछ होने लगी। अब ओवरऑल उनको कोई सजा नहीं दी गई, ना ही वो अरेस्ट हुए, लेकिन ओवरऑल पूछताछ भी अपने आप में एक पनिशमेंट होती है। फिर उस हिसाब से अगर आप देखो तो तांडव सीरियल में एक शिव के कैरेक्टर के पोर्ट्रेयर को लेके काफी बवाल मच गया था। फिर मिर्जापुर में एक टेंपल के पास एक किसिंग सीन को लेके काफी बवाल मच गया था। तो कुल मिला के शशि थरूर साहब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ओवरऑल बॉलीवुड को यहाँ पे बीजेपी की सरकार एक सोची समझी साजिश के तहत दबाने की कोशिश कर रही है। और ऐसा बीजेपी सरकार क्यों कर रही है? तो शशि थरूर साहब का ये बोलना है कि बात यह है कि बॉलीवुड लोगों के थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करता है, बॉलीवुड लोगों के सोचने के तरीके को इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे जो देश की सरकार है वो लोगों के सोचने के तरीके के ऊपर कंट्रोल पाना चाहती है, और बॉलीवुड लिबरल तरीके से लोगों को सोचने पे मजबूर कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सरकार बॉलीवुड के पीछे पड़ गई है। अब ये व्यू पॉइंट यहाँ पे शशि थरूर साहब दे रहे हैं। उसके लिए भतेरे यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं। मैं एग्जाम्पल आपको नहीं बता रहा हूँ, आप चाहो तो पढ़ सकते हो। एक दो एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। यहाँ पे जया बच्चन का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब ये सुशांत सिंह राजपूत वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, उस समय पे जया बच्चन ने भी बोल दिया था कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री को यहाँ पे डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, इसने इतने लोगों को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिया, ये वो। तो कुल मिला के शशि थरूर साहब का ये जो बोलना है कि केंद्र की सरकार इंटेंशनल तरीके से बॉलीवुड को डिफेम कर रही है, बॉलीवुड वाले बड़े दूध के धुले हैं, मैं इस बात से पर्सनली एग्री नहीं करता हूं। बट ठीक है, सबका अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप अपने हिसाब से इस न्यूज को डेसिफर कर सकते हो। तो ये पहला आर्टिकल था, इसका सार मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ओवरऑल वैसे इतना ही मेन पॉइंट इस आर्टिकल का इतना ही है, वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। यहाँ पे बात करेंगे विजिलेंस, वैक्सीनेशन एंड एंडेमिक कोविड-19। तो इसके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। ओवरऑल इंडिया में जो कोरोना की क्राइसिस है, ये पैंडेमिक फेज से एंडेमिक फेज में एंट्री मार चुकी है, और एंडेमिक फेज से इसको आगे और स्टेबल करने के लिए क्या क्या करना है, कितना और फैलने के चांसेस हैं, इन सब चीजों के बारे में व्यू पॉइंट है, इसको देखेंगे। प्रधानमंत्री का जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है, इसमें भारत सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है, ये प्लान कैसे अच्छा है, इसमें लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट कैसे कम किए जाएंगे, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को यहाँ पे कैसे सपोर्ट मिलेगा, ओवरऑल इन सारे पैरामीटर्स पे यहाँ पे बातचीत की गई है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को देखेंगे। और टैकलिंग टेरर, ये जो कश्मीर में माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहे हैं, इसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। तो इतने आर्टिकल्स हैं, इन सारे आर्टिकल्स को देखते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दीजिए। कमेंट करके और लाइक करके आप इस वीडियो के इंगेजमेंट को जरूर बढ़ाएं दोस्तों, इससे काफी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो सबसे पहला आर्टिकल, विजिलेंस, वैक्सीनेशन एंड एंडेमिक कोविड-19। देखिए, एज ऑफ 27 जून जो डेली कोविड केसेस थे वो 50,000 से नीचे आ चुके थे लगातार फॉर 15 वीक्स। उसके बाद आप धीरे धीरे देखोगे तो 9 सितंबर तक डेली कोविड केसेस 40,000 से नीचे आ चुके थे। 24 सितंबर तक डेली कोविड केसेस 30,000 से नीचे आ चुके थे। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोविड जो रिस्पॉन्स हमारा है वो धीरे धीरे करके स्टेबलाइज हो रहा है। ओवरऑल वी आर ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे अभी भी कोविड स्पाइक्स देखने को मिल रहे थे,
जैसे केरला, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय। लेकिन फिर भी वहां पे भी चीजें धीरे धीरे स्टेबलाइज कर रही हैं। तो भले ही इंडिया पैंडेमिक से एंडेमिक स्टेज पे आ गया, एंडेमिक स्टेज मतलब कि जो वीकली नंबर से कोरोना के इन्फेक्शन के वो ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं दिखा रहे हैं, बहुत ज्यादा एराटिक तरीके से नहीं बढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा अगर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती तो फिर वो पैंडेमिक हो जाता है। ये कंसिस्टेंट ग्रोथ है या कंसिस्टेंट है, ज्यादा बढ़ नहीं रहे हैं ना ज्यादा कम हो रहे हैं, तो आप उसको बोलोगे एंडेमिक। यहाँ तो खैर कम होते नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है हम एंडेमिक के फेज से भी बाहर निकल जाएं। लेकिन केरला, सिक्किम, मिजोरम, मेघालय में केसेस बढ़ रहे थे। हालांकि वहां पे भी अब केसेस थोड़े स्टेबलाइज होते दिख रहे हैं। आगे आने वाले समय में इन स्टेट्स में भी ओवरऑल एंडेमिक फेज वाला हिसाब आ जाएगा। ओके, अब जब कंट्री लेवल एंडेमिसिटी देखने को मिल रही है, केसेस में स्टेबलाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि या तो ज्यादातर पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्ट होकर इम्यून हो चुकी है, या बहुत सारे लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है तो उससे उनके अंदर इम्यूनोजेनिसिटी आ गई है। अब जो भी हो, ओवरऑल देखा जाए तो एंडेमिक चीजें हैं, कहीं से भी ये इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्स आया हो, बट आया है। केसेस उस स्पीड पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप चौथी ICMR सेरो सर्वे की बात करें, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के सेरो सर्वे की बात करें, जो कि जून से जुलाई 2021 में हुआ, तो इसमें बताया कि 67.6% लोगों में एंटीबॉडीज थी बाय एंड जुलाई। दैट इज रफली 950 मिलियन, मतलब 95 करोड़ लोगों में फोर्थ ICMR सेरो सर्वे के हिसाब से एंटीबॉडीज थी इंडिया के अंदर। लेकिन अगर इन 95 करोड़ में से एक्चुअली डिटेक्टेड केसेस की बात करो, तो पता चलता है कि देयर वर एज ऑफ एंड जुलाई 3,4,10,577 अनडिटेक्टेड केसेस, सॉरी ऑफिशियल डिटेक्टेड केसेस, मतलब जुलाई एंड तक ऑफिशियली इंडिया में लगभग 3,04,10,000 कोविड-19 केसेस थे। और ICMR की सेरो सर्वे दिखा रही थी कि लोगों के अंदर 95 करोड़ लोगों के अंदर कुछ ना कुछ इम्यून रिस्पॉन्स आया है। तो इसका मतलब क्या है कि इन 95 करोड़ में 950 मिलियन में एक्चुअली में जो लोग कोरोना पॉजिटिव हम डिटेक्ट कर पाए ऑफिशियली वो 3.2% है। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो 1 अगस्त से लेकर 7 अक्टूबर के बीच में कोरोना के नए केसेस पकड़े गए हैं 22,19,000, 22,19,000। बट अगर हम प्रोपोर्शन लगा दें 950 मिलियन के 3% वाला, क्योंकि 950 मिलियन अकॉर्डिंग टू ICMR फोर्थ सेरो सर्वे कितने थे केसेस? 95 करोड़ लोगों के अंदर इम्यून से रिस्पॉन्स आ चुका था कोविड का। इसमें से एक्चुअल में हम लोग ऑफिशियली कितने केसेस पकड़ पाए थे कोरोना के? 3,04,00,000। तो 3,04,00,000 95 करोड़ का 3.2% है। तो इस कंटेक्स्ट से इस जुलाई के बाद 1 अगस्त से 7 अक्टूबर के बीच में अगर 22 लाख नए कोविड के केसेस आए हैं, तो वो 22 लाख अगर 3.2% हम मान लें, तो ओवरऑल समझ में आता है कि शायद 7 करोड़ इन्फेक्शंस और हुए होंगे, या 7 करोड़ लोगों के अंदर एंडेमिसिटी का रिस्पॉन्स गया होगा। मतलब अप्रोक्सीमेटली इंडिया में 102 करोड़ लोगों के अंदर इम्यूनिटी आ चुकी है। और अगर 140 करोड़ की आबादी मानो, तो अब 38 करोड़ लोग इंडिया में ऐसे बचे हैं जिनके अंदर अभी भी इम्यूनोजेनिसिटी नहीं आई है कोरोना वाली, वो अभी भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो 140 करोड़ में से 7 अक्टूबर तक मान लिया जाए कि 102 करोड़ लोगों के अंदर कुछ ना कुछ कोरोना के एंटीबॉडीज आ गए हैं, 38 करोड़ लोग हैं जिनके अंदर नहीं आए हैं। फिर आगे बताया जाए, देखिए ये एस्टिमेशंस हैं। अब जो भी प्रेजेंट डाटा अवेलेबल है फोर्थ ICMR का, जो भी ऑफिशियल फिगर्स निकल के आ रहे हैं कोरोना वायरस के, उसके हिसाब से इस डाटा को यहाँ पे एस्टिमेट किया जा रहा है। और इस एस्टिमेशन के थ्रू ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि आगे आने वाले समय में कितने और लोगों को कोरोना हो सकता है। क्या इंडिया एंडेमिक से पैंडेमिक की तरफ जाएगा, या फिर एंडेमिक ट्रांसमिशंस भी खत्म हो जाएंगे? तो एंडेमिक ट्रांसमिशंस यहाँ पे सस्टेन होने वाले हैं, जो कि लगभग 38 करोड़ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको कोरोना नहीं हुआ है, प्लस और बर्थ्स हो रही हैं। ठीक है, लगातार हर साल कई लाखों करोड़ों बच्चे पैदा होते हैं, तो उनके अंदर भी इन्फेक्शन वाली बात यहाँ पे आएगी। जो सेकेंड वेव आई थी कोरोना की, उसमें जो मेन इन्फेक्शन के लिए वेरिएंट रिस्पॉन्सिबल था वो था आपका डेल्टा वेरिएंट। फिर यहाँ पे एक और बात बताई जा रही है, देखिए हर्ड इम्यूनिटी थ्रेशोल्ड। देखिए अगर कोरोना के पैंडेमिक को खत्म करना था तो इम्यूनिटी लेवल 60 से 70% होना चाहिए था। एपिडेमिक की कैटेगरी से अगर कोरोना को हटाना है तो इम्यूनिटी लेवल 87.5% होना चाहिए। मतलब कि 10,000 लोगों में से 8,750 लोगों के अंदर कोरोना की एंटीबॉडीज होंगी, तब ये कोरोना वायरस नाम की जो बीमारी है शायद एपिडेमिक भी ना रहे। ठीक है, इसका जो डेंजरस लेवल्स हैं वो और कम हो जाए। अब इंडिया में जो लोगों के अंदर शरीर के अंदर एंटीबॉडीज आ रही हैं, उसकी मेन वजह वैक्सीनेशन नहीं है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि वैक्सीनेशन हमारे यहाँ पे बहुत स्लो हुआ है। 16 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है वैक्सीनेशन, और अब तक केवल 20% लोगों को 2 डोजेस मिली हैं।
मतलब प्रति महीने मान लीजिए, तो अगर 10 महीने बीते हैं तो हर महीने 2.2% आबादी को डोजेस मतलब फुल वैक्सीनेशन यहाँ पे दिया गया। तो अगर हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन तेज नहीं हुआ है तो ज्यादातर यहाँ पे जो इम्यूनिटी आ रही है लोगों के अंदर वो नेचुरली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है। और दुनिया भर की जो रिसर्च वगैरह करी गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल वेल्योर के द्वारा जो रिसर्च की गई है, इजराइल से जो रिसर्च निकल के आ रही है, इस रिसर्च का ये बोलना है कि अगर आपके अंदर कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है और उससे जो इम्यूनिटी डेवलप हुई है वो इम्यूनिटी ज्यादा पोटेंट है उस इम्यूनिटी से जो कि आपको वैक्सीन के थ्रू मिलती है। तो वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी से ज्यादा इफेक्टिव है नेचुरल इन्फेक्शन वाली इंड्यूस्ड इम्यूनिटी। ठीक है भाई, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। फिर आगे कुछ और पॉइंट्स यहाँ पे बोले जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अगर कोरोना वायरस इंडिया के अंदर फैलता है तो उसकी 2-3 वजह हो सकती हैं। एक तो भाई सीनियर सिटीजन्स, यहाँ पे 2 कैटेगरी ऑफ लोगों को बहुत ज्यादा बचाने की जरूरत है। पहला तो सीनियर सिटीजन्स को बताने की जरूरत है जिनके अंदर कोमॉर्बिडिटी है, कैंसर ट्रीटमेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसी कोई चीज चल रही है। दूसरा यहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन को बचाने की बहुत जरूरत है। वो प्रेग्नेंट वुमेन जो पहले पास्ट में इन्फेक्ट नहीं हुई तो उनके अंदर नेचुरल इंड्यूस्ड इम्यूनिटी नहीं होगी, जिनको वैक्सीनेशन नहीं मिली है तो उनके अंदर वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी नहीं होगी, और अगर उनको कोरोना वायरस हो जाता है तो उनको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन की और इंटेंसिव केयर यूनिट की जरूरत पड़ सकती है। तो 2 कैटेगरीज ऑफ पीपल के ऊपर ये स्पेशल ध्यान देने की जरूरत है, सीनियर सिटीजन्स विद कोमॉर्बिडिटी, दूसरा प्रेग्नेंट वुमेन। एक बात ये बताई जा रही है। फिर कुछ और बातें यहां पे बोली जा रही हैं। क्या बताया जा रहा है? देखिए, री इन्फेक्शन जिन लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है या इम्यूनिटी उनके अंदर आ चुकी है, चाहे वैक्सीन के थ्रू आई हो चाहे वो इन्फेक्ट होकर ठीक हो गए उसके थ्रू आई हो, इनके अंदर री इन्फेक्शन हो सकता है। और री इन्फेक्शन का जो टाइम पीरियड है वो 3 से 5 साल के बीच में वेरी करेगा। 3 महीने से 5 साल के बीच में वेरी करेगा। मतलब वो इन्फेक्ट हुए, इन्फेक्ट होने के बाद ठीक हो गए, ठीक होने के 3 महीने के बाद से उनके अंदर फिर से री इन्फेक्शन हो सकता है, और ये री इन्फेक्शन अगले 5 सालों में कभी भी आपके सामने आ सकता है। तो ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर आप पहले इन्फेक्ट हुए, ठीक हुए हो, तो कम से कम 1 डोज वैक्सीन आपको लगना चाहिए। जिसको दोनों डोजेस वैक्सीन की लग चुकी हैं उसको अगले 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है कि एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़े। जी हाँ, अगर आप नेचुरली इन्फेक्ट नहीं हुए हो कोरोना वायरस से, आपके अंदर वैक्सीन इंड्यूस्ड इम्यूनिटी है, तो दोनों डोजेस लगने के बाद 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर अंदर हो सकता है कि भाई आपको एक बूस्टर डोज की जरूरत पड़े। इजराइल और यूएस में तो ये बूस्टर डोज बहुत जल्दी ही लगनी शुरू भी हो जाएंगी। और रही बात क्वारंटीन और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जैसी चीजें, तो भाई यहाँ पे जो एल्डरली और वल्नरेबल लोग हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जो भी आप कहते हो क्वारंटीन वगैरह, इन पे स्पेशलाइज ध्यान देने की जरूरत है। तो जो लोग नेचुरली इन्फेक्ट हुए हैं उनको कम से कम 1 डोज वैक्सीन का इमीडिएट बेसिस पे मिलना चाहिए। जो लोग नेचुरली इन्फेक्ट नहीं हुए, उनको कोरोना की दोनों डोजेस मिल गई हैं, उनको बूस्टर डोज देने की जरूरत है विदिन 6 months to 1 year। ये सब बातें यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं आगे आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, ताकि कोरोना वायरस को एपिडेमिक की कैटेगरी से भी हटाया जा सके। और फिर एक चीज होती है भाई बच्चों का। अच्छा, एक और चीज बताई जा रही है भाई, देखिए आगे आने वाले समय में टूरिज्म का जो सेक्टर्स हैं वो खुलेंगे, इकोनॉमी ओपन हो रही है, तो एक मेजर स्केल पे वैक्सीनेशन देना। और जब इस वैक्सीनेशन बच्चों की बात आती है तो एक बहुत बड़ा तबका ऐसा बोलता है कि बच्चों के अंदर ACE2 रिसेप्टर कम है तो ओवरऑल आप उनको वैक्सीन मत दो। लेकिन बच्चों के अंदर कभी कभी एक सिंड्रोम आ जाता है जिसका नाम है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। ये बच्चों के लिए डेडली हो सकता है। तो ये सिंड्रोम के इंसिडेंसेस बच्चों में वैसे कम है, बट ये निल हो जाए इसके लिए बच्चों को भी वैक्सीनेशन देना जरूरी है। उनके स्कूल में टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, ट्रांसपोर्ट स्टाफ, इनफैक्ट बच्चों के अंदर जो एडल्ट्स, घर में जो एडल्ट्स हैं, उन सबको यहाँ पे वैक्सीनेशन बहुत मेजर स्केल पे देना जरूरी है, जिसमें कोवैक्सीन और ज़ाइकोव-डी एक मेजर रोल प्ले करेंगे। तो भाई यही सब बातें बताई गई इस आर्टिकल में। पैंडेमिक से हम एपिडेमिक के स्टेज में आ चुके हैं। अब एपिडेमिक से भी हम नीचे स्टेज पे चले जाएं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए कुछ आइडियाज यहाँ पे बताए गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। गति शक्ति कैन कट लॉजिस्टिक्स कार्ड्स इफ इट कैन कन्विंस ऑल स्टेट्स टू कम टू बोर्ड। देखिए, गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस कर दिया था और 13 अक्टूबर को ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है। ठीक है, तो भाई इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन को बढ़ाने के लिए, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स करके इंडस्ट्री की कॉस्ट के लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए, ऑल राउंड एफिशिएंसी को प्रमोट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए गति शक्ति इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान आया। तो ये क्या करेगा,
साइलो ब्रेकिंग वाला काम है इसका। अलग अलग मिनिस्ट्रीज जो अलग अलग काम करती थी वो सब मिलके यहाँ काम करेंगी। तो 16 मिनिस्ट्रीज में रेलवे, रोड, पोर्ट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट मैपिंग, डाटा टूल्स, ये सब मिला के काम करेंगे। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के अंदर जो 111 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स है ना, वहां पे साइलोज में काम नहीं होगा, कंबाइंड तरीके से एक प्लेटफॉर्म के अंदर काम होगा और उसी के लिए गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है। फिर यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फोकस करेगा रेल रोड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी एंड हायर शेयर ऑफ फ्रेट फॉर द रेलवेज। रेल रोड मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी मतलब कुछ मोड्स में हो सकता है रेलवेज अवेलेबल हो, कुछ मोड्स पे हो सकता है रोड्स अवेलेबल हो, तो ट्रांसपोर्ट को रोड और रेल दोनों के कॉम्बिनेशन से करने की जरूरत है। और कोई ऐसा बीच में नोड बनाया जाएगा या फिर मॉडल मल्टी मॉडल मतलब कि एक बड़े से नेटवर्क में बीच में कुछ इंपॉर्टेंट मोड पॉइंट्स हैं, उन मोड पॉइंट्स में आप रेलवे से रेल की तरफ और रेलवे से रोड की तरफ और रोड से रेलवेज वाले मैकेनिज्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। प्लस यहाँ पे फ्रेट में रेलवेज के शेयर को बढ़ाने की बात कर रहा है कि ज्यादातर जो हमारे देश के अंदर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है उसमें जमीन मतलब सड़क का इस्तेमाल कम हो और आपका रेलवेज का ट्रेन का इस्तेमाल ज्यादा हो। क्योंकि जब ट्रेन का इस्तेमाल होता है लॉजिस्टिक्स में तो पहली बात खर्चा कम लगता है, रोड के थ्रू जब आप ट्रांसपोर्ट करते हो चीजों को खर्चा ज्यादा लगता है, रेल के थ्रू कम लगता है। प्लस रेल एमिशंस कम करती है, रोड के थ्रू जब कोई चीज ट्रांसफर होगी एक जगह से दूसरी जगह तो पेट्रोल फूकेगा, डीजल फूकेगा, उससे एमिशंस ज्यादा होंगे, पॉल्यूशन ज्यादा होगा। रेल में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम हो जाती है। ज्यादातर केसेस में आजकल इलेक्ट्रिफाइड रेलवेज हैं और ये इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बन रही है, इसलिए भी रेलवे को यहाँ पे इस्तेमाल बढ़ाने की बात की जा रही है। तो चूंकि रेलवे सस्ती हो जाती है तो आज की डेट में कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स टू जीडीपी, जितनी हमारी जीडीपी है और जितना हमारी लॉजिस्टिक की कॉस्ट आती है, ये रेशियो है 14%। इसको कम करके 8% तक पहुंचाना है और 8% तक पहुंचाने में रोड का कम इस्तेमाल करना और रेलवेज का ज्यादा इस्तेमाल करना ये भी बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो बहुत से फायदे हैं यहाँ पे फॉर स्विचिंग फ्रॉम रोड ट्रांसपोर्ट टू रेल ट्रांसपोर्ट। एमिशंस कम होते हैं तो क्लाइमेट फ्रेंडली है, लॉजिस्टिक कॉस्ट यहाँ पे कम हो जाएगी क्योंकि रेलवेज के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना रोड के कंपैरिजन में सस्ता होता है। ओके, फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलरली गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के अंदर पोर्ट ऑपरेशंस को एफिशिएंसी देने की बात की जा रही है। तो जो भी हमारे पोर्ट्स है उनकी कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी को बढ़ाने की बात की जा रही है, वेसल जल्दी से आए, डॉक हो, अनलोड हो, लोड हो और जल्दी से आगे निकल जाए। तो जो वेसल टर्न अराउंड टाइम है कि वो किसी पोर्ट पे पहुंचा, सामान अनलोड हुआ और फिर वापस जाके वापस चला गया, ये टर्न अराउंड टाइम कम करने की जरूरत है। पोर्ट लिंकेजेस को लैंड अवेलेबिलिटी के साथ जोड़ने की जरूरत है। लैंड अवेलेबिलिटी के थ्रू हाईवेज, रेलवेज, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, इन सबको प्रॉपर तरीके से बनाने की जरूरत है। यहाँ पे बहुत सी पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत पड़ेगी क्योंकि राज्य की सरकारों को और केंद्र की सरकारों को दोनों को मिलकर यहाँ पे काम करना पड़ेगा। इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 ने वैसे ही बता दिया कि सेंटर स्टेट पार्टनरशिप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और खासकर जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है एनर्जी सेक्टर में, अर्बन रोड सेक्टर में, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर में, रेलवेज में इसमें 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। ओके, और लगभग 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट प्राइवेट सेक्टर की तरफ से आएगा। अब ये जो 8.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा ये केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। तो भाई पैसे खर्च करने पड़ेंगे, दोनों की जेब से पैसे निकलेंगे, किसी एक के बस की बात है नहीं। कोविड-19 की बात की जाए तो कोविड-19 की वजह से वैसे भी बहुत सी जॉब्स गई थी, वेजेस कम हुई थी, कंजम्पशन कम हुआ था। तो आगे आने वाले समय में अगर इस नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को हम गति शक्ति मास्टर नेशनल प्लान से आगे बढ़ाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, जॉब्स और कमोडिटीज, देखिए जॉब्स बढ़ेंगी तो गुड्स और कमोडिटीज की डिमांड बढ़ेगी, डिमांड को एक इंफ्रास्ट्रक्चरल पुश मिलेगा, मेजर इन्वेस्टमेंट्स आएंगे, अच्छी बातें यहाँ पे बता रखी हैं। इन सब चीजों में हमको इन्वायरमेंटल इंटीग्रिटी को भी ध्यान रखना है कि लैंड एक्विजिशंस के चलते कुछ लोगों के राइट्स वॉलेट ना हो जाए, इसको भी हमको ध्यान रखना है। हमारा एनवायरनमेंट एक लिमिट से ज़्यादा डिग्रेड या पॉल्यूट ना हो जाए, इसका भी हमको ध्यान रखना है। तो सोशल वेलफेयर साथ साथ कम खर्चे में एफिशिएंसी ज़्यादा होना चाहिए और हमारा एनवायरनमेंट का नुकसान ना हो, ये सब मिला दो तो बन जाता है आपका गति शक्ति मास्टर नेशनल प्लान। ठीक है भाई, और चलते हैं आज के अपने फाइनल आर्टिकल पे। टैकलिंग टेरर, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल फोर्सेस मस्ट डू देयर बेस्ट टू रिमूव फियर अमंग माइनॉरिटीज इन J&K। तो भाई सिविलियंस की डेथ हो रही है कहाँ पे, माइनॉरिटी कम्युनिटी की, और मेजॉरिटी कम्युनिटी जो है वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी, वहाँ के लोगों को भी मारा गया है जो कि बहुत हद तक प्रो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रो इंडिया नजर आते थे। तो इसके चलते बहुत लंबे समय से
ये आर्टिकल 370 के जाने के बाद जो कश्मीर वैली के अंदर शांति थी, वो शांति यहाँ पे भंग होती नजर आ रही है। इस शांति को भंग करने के लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल बताई जा रही है, जिसका नाम है द रेजिस्टेंस फोर्स। इसको लश्कर-ए-तैयबा की मदद से सेटअप किया गया है, ऐसा ऑफिशियल्स का बोलना है। ये माइनॉरिटी हिंदू और सिख कम्युनिटीज को, लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब जैसे ये इवेंट हुआ तो हिंदू और सिख कम्युनिटी की बहुत सारे लोग छुट्टी पे चले गए। कश्मीरी पंडित्स और सिख एम्प्लॉयज जहाँ पे काम कर रहे थे वो अभी ऑफिस नहीं जा रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, कुछ लोग आएंगे, आईडी देखेंगे और आपके धर्म के नाम पे आपको गोलियां मार देंगे, तो कौन ही ऑफिस में काम करने जाएगा। इसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एसोसिएशन मिली हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स को वहाँ पे डिप्यूट किया गया है। तो ये जो टारगेटेड नेचर ऑफ किलिंग है फेसलेस टेरर का, इसको शांत करने की जरूरत है। केवल सिक्योरिटी फोर्सेस के इन्वॉल्वमेंट से नहीं होगा, यहाँ पे कुछ ऐसे मेजर्स भी लेने पड़ेंगे जिससे वैली में जो डिस्क्वाइट है इसको थोड़ा हटाया जा चुका है। कंडेमनेशन से यहाँ पे बात बनने वाली नहीं है, सिविल सोसाइटी का मोबिलाइजेशन यहाँ पे जरूरत है, सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रोएक्टिव इन्वॉल्वमेंट जरूरत है, इंसर्जेंसी को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद करने की जरूरत है और लोगों की इंक्लूसिविटी भी यहाँ पे मेंटेन करने की जरूरत है। अगर देखें तो यहाँ पे सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी श्रीनगर की कुछ मस्जिदों से ये अपील जारी की गई है कि विक्टिम्स के आप सॉलिडारिटी रखिए, कश्मीरी पंडित्स यहाँ पे प्रोटेक्टेड फील करें, ये कश्मीर के लोगों की जिम्मेदारी है, खासकर मुस्लिम्स की जिम्मेदारी है। यूनिट टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेशन ने एक स्ट्रॉन्ग क्रैकडाउन किया है मिलिटेंट्स के ऊपर, इंसर्जेंसी के ऊपर, लेकिन अब ये किस हद तक चीज़ों को रोक पाता है ये आगे आने वाले समय में कुछ पता चलेगा। आपको पता होना चाहिए कि कश्मीर के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त एंटी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है भारत सरकार की तरफ से, और खासकर ये जो इंसर्जेंसी की एक्टिविटीज़ हैं ये तालिबान के जीतने के बाद एकदम से बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। अब ये डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है या नहीं है, इस बारे में तो देखिए ज़्यादा कुछ अभी कहा नहीं जा सकता, सरकार की तरफ से सीधे सीधे कोई स्टेटमेंट यहाँ पे आया नहीं है। एक और चीज़ जो जम्मू एंड कश्मीर में की जा सकती है कि जम्मू एंड कश्मीर के स्टेटहुड स्टेटस को रिवर्ट किया जाए, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इस बार जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट बनेगा वो बाकी राज्यों की तरह होगा, ना कि आर्टिकल 370 और 35 वाला राज्य होगा। तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड यहाँ पे जरूरी है ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें, लेकिन इस स्टेट के पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए। आज के एडिटोरियल में ज़्यादा कुछ खास था नहीं, चूंकि सैटरडे है और एडिटोरियल में केवल 4 ही आर्टिकल्स आते हैं, उसमें भी एक आर्टिकल बॉलीवुड की कमियां निकाल रहा था, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कशन कर लिया। आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ना देखा हो तो जरूर देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा के आप करें। आपको ज्वाइन बटन दबाने से काफी मदद मिलती है। मेंबर्स का स्वागत आज मैं सुबह की वीडियो में कर चुका हूँ। प्लीज क्लिक द ज्वाइन बटन इफ पॉसिबल। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय, टेक केयर।